अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। आज का जो हमारा वीडियो है वो आपका LT के यूनिट 2 से रिलेटेड है और यूनिट 2 में जो ये क्वेश्चंस है वो मेनली फोकस कर रहे हैं निर्देशन, मार्गदर्शन, परामर्श और शैक्षिक माप पर आधारित। तो ये जो यूनिट 2 है उसमें जो क्वेश्चंस हैं मैं फिर बता रहा हूँ, निर्देशन, परामर्श, शैक्षिक माप आदि पर आधारित ये प्रश्न हैं। तो बिना समय नष्ट किए शुरू करते हैं। शैक्षिक निर्देशन व परामर्श महत्वपूर्ण है। तो शैक्षिक निर्देशन व परामर्श महत्वपूर्ण होता है भावी शिक्षा कार्यक्रम के चयन में, यानी आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं इसमें। इसके बाद विद्यालय में समायोजन व पाठ्य विषयों के चयन में, अपव्यय व अवरोधन, ये अवरोधन है, अवरोधन आप जानते ही होंगे, तो इसको रोकने में। तो यहाँ पर ये शैक्षिक निर्देशन यानी निर्देशन मतलब होता है डायरेक्शन। तो आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हो, आप टीचर हो और एक डायरेक्ट कर रहे हो और किसी छात्र को अपनी शिक्षा और अध्ययन में सफलता के लिए, तो वहाँ पर आप जो डायरेक्ट करोगे वो सभी के लिए ही कर दोगे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा निर्देशन और परामर्श सभी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या शिक्षण के स्वरूप के संबंध में सही नहीं है। शिक्षण के स्वरूप यानी आपका जो शिक्षण का एक मेथड है या शिक्षण का आप रूप कह लें, शिक्षण का एक तरीका है, उसमें आपका क्या उसके संबंध में सही नहीं है। तो ये सही नहीं है। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया यानी इंटरेक्शन है और आपका जो है शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये भी आप जानते ही हैं, शिक्षण जो होती है वो एक त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। त्रिमुखी से मतलब होता है तीन पार्ट होते हैं शिक्षण के। एक आपका होता है जिसके तीन ध्रुव होते हैं, तो त्रिध्रुवीय या त्रिमुखीय कह लें, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये इसके तीन मुख होते हैं या तीन ध्रुव होते हैं। और यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी है। इसका कोई उद्देश्य होता है, पढ़ाने का कोई उद्देश्य होता है, बिना किसी उद्देश्य के थोड़ी कुछ पढ़ाया जाता है। तो अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको LT के लिए पढ़ा रहा हूँ, एक उद्देश्य के साथ पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद और आप जानते हो शिक्षण में एक क्या हो गया, टीचर हो गया जो पढ़ाने वाला है, एक जो पढ़ने वाला है छात्र, और क्या पढ़ाना है वो पाठ्यक्रम हो गया। इसके बाद शिक्षण औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया, ये भी कथन सत्य है। शिक्षण जो होता है आप स्कूल में ले सकते हो, कॉलेज में ले सकते हो, आंगनवाड़ी में ले सकते हो, ये एक औपचारिक मेथड है पढ़ने के या शिक्षण देने के। और एक आपका अनौपचारिक होता है, आप किसी को भी सीख दे सकते हो या कहीं से भी आप सीख प्राप्त कर सकते हो, जैसे माँ से ले सकते हैं। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षण साधन होता है। तो इस तरह से शिक्षण जो होती है वो औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की प्रक्रिया होती है। इसके बाद अगला है, शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। ये भी कथन सही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ लिखना चाहिए था शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया नहीं है, और ये यहाँ बस ये जोड़ लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया नहीं है, ये वाला कथन गलत है, यानी शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया होती है। तो आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था में शिक्षक पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करता है तथा प्रस्तुतिकरण, प्रश्नोत्तर, श्यामपट्ट कार्य, प्रदर्शन, मूल्यांकन, प्रश्न तथा पुनर्बनन जैसे सोपानों का प्रयोग करता है। अब ये क्या चीज होती है, अगर आप देखोगे तो शिक्षण की तीन अवस्थाएं, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन, जो इसमें यहाँ मेंशन कर रखी है। पूर्व सक्रियात्मक व्यवस्था अवस्था, फिर नेक्स्ट है अंतः सक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी है पश्च सक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व, अंतः और पश्च, तीन सक्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं शिक्षण की। ये शिक्षण की तीन अवस्थाएं, इन पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सी शिक्षण की अवस्था नहीं है, इस तरह से भी बन सकता है। लेकिन फिलहाल हमारा ये है कि इसमें शिक्षक पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करता है। अब तीनों में हम समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में तो शिक्षक क्या करता है, पाठ्यक्रम का जो शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित करता है कि मुझे क्या पढ़ाना है। जैसे आज मैंने ये उद्देश्य निर्धारित किया कि आज आपका यूनिट 2 डिस्कस करनी है, तो यूनिट 2 के पाठ्यक्रम पर गया, वहां पर आपका प्रश्न शिक्षण सामग्री का चयन किया, पाठ्य योजना को बनाया। तो इस तरह से पहले में
जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें तो ये काम करते हैं। अब ये काम करके मैंने इस पेपर को तैयार कर दिया। अब सेकंड अवस्था आ गई, शिक्षक पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करता है। अब जो मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो आपको पढ़ाना है, जो भी मटेरियल आपको दिखाना है, पढ़ाना है, प्रस्तुति करना है, प्रश्नोत्तर बताने हैं, पूछने हैं, मूल्यांकन करना है, श्यामपट्ट पर लिखना है, ये सब कार्य अंतः सक्रियात्मक अवस्था में होंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब लास्ट होती है पश्च। पश्च में आपका होता है मूल्यांकन या फीडबैक। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको जो भी इसमें पेपर में प्रॉब्लम हुई है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, या अगर मैंने कोई गलत उत्तर बता दिया है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये फीडबैक हुई, या आपको कोई अच्छा ये पेपर लगा, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा, तो ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसको हम कह देते हैं पश्च शिक्षण या पश्च सक्रियात्मक अवस्था। तो पश्च 3 अवस्थाएं हो गई शिक्षण की। पहले में तो पाठ्यक्रम का चयन होता है, दूसरे में पाठ्यक्रम की प्रस्तुति होती है, और तीसरे में मूल्यांकन और फीडबैक। तो ये आपका शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं। तो जो प्रश्न है वो है पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करना। तो प्रस्तुत करना आपका अंतः सक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। तो प्रश्न को समझ के और उसके ऑप्शंस को भी अच्छी तरह से समझ के ही कोई भी पेपर को सॉल्व करना चाहिए। सिर्फ टिक लगा के आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि इसका ये आंसर है, कभी समझ में नहीं आएगा आंसर, और ना ही कभी आप सफल होंगे जब तक हर क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे नहीं, उसको एक्सप्लेन कोई करेगा नहीं आपको, और या आप जो है उसको खुद ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो खुद ही जब तक नहीं इस प्रॉपर तरीके से समझेंगे, फिर उसके ऑप्शन को जब तक समझेंगे नहीं, तब तक आपका पेपर सही नहीं हो पाएगा, आपका आप चयनित नहीं हो पाएंगे। हर चीज को सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शैक्षिक वातावरण शिक्षण की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। यानी पढ़ाने के हिसाब से ये कौन सा जो मॉडल है या कौन सा वातावरण है, एनवायरमेंट है, वो अच्छा नहीं माना जाता। तो ये आपका पहले हम देखेंगे कि शिक्षण वातावरण कितने प्रकार के होते हैं। तो शिक्षण वातावरण जो होते हैं वो आपका 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है, एक तंत्रीय वातावरण। ठीक है, एक तंत्रीय वातावरण वो होता है, पहले तो सत्तात्मक या एक तंत्रीय वातावरण होता है। तो शिक्षण की दृष्टि से कक्षा के शैक्षिक वातावरण को ध्यान रखना। कक्षा ये है, इसमें जो वातावरण आपने बना रखा है वो 3 तरह का होता है, सत्तात्मक या एक तंत्रीय, प्रजातांत्रिक दूसरा हो गया, तीसरा हस्तक्षेप रहित वातावरण। अब पहला आपका सत्तात्मक या एक तंत्रीय वातावरण में होता है कि इसमें शिक्षक अपनी मर्जी चलाता है, पूरी क्रियाकलापों पर, कक्षा के जो पूरे क्रियाकलाप हैं उन पर नियंत्रण शिक्षक का रहता है। तो इसीलिए ये जो होता है ये कहलाता है सत्तात्मक या एक तंत्रीय। ये जो सिस्टम है, वातावरण है, ये अच्छा नहीं माना जाता, शिक्षण की दृष्टि से ये अच्छा नहीं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है, इसको भी समझ ले। प्रजातांत्रिक जो होता है इसमें शिक्षक का नियंत्रण जरूर है, लेकिन कठोर नियंत्रण नहीं है। शिक्षक बच्चों को इंटरेक्शन करने में प्रमोट करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, और उसके साथ साथ वो क्लास में पढ़ाता है, उनकी समस्याओं को समझ कर पढ़ाता है। तो ये सेकंड वातावरण होता है प्रजातांत्रिक, ये सबसे बेहतर माना जाता है। तीसरा हस्तक्षेप। हस्तक्षेप में आपका यहाँ हस्तक्षेप रहित है, यानी टीचर यहाँ बिल्कुल न्यून हस्तक्षेप करता है क्लास में, और बच्चे अपने आप स्वतंत्र होकर सीखते रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं हस्तक्षेप रहित वातावरण। तो जहां तक इस प्रश्न की बात है, इस प्रश्न में कह रखा है शैक्षिक वातावरण को शिक्षण की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, वो है सत्तात्मक या एक तंत्रीय वातावरण। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अब आपका यहाँ दे रखे हैं शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। 3 आपका जो चर होते हैं, शिक्षण के 3 चर होते हैं। एक आपका चर होता है शिक्षक खुद, दूसरा चर होता है विद्यार्थी, और तीसरा चर होता है पाठ्यवस्तु या पाठ्यक्रम। जो शिक्षक होता है वो स्वतंत्र चर कहलाता है, क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो आपका पढ़ा रहा है, वो क्या करता है क्लास में क्या पढ़ाना है इसकी प्लानिंग करता है, ये सब। तो ये स्वतंत्र चर है, वो खुद करता है।
विद्यार्थी उसके ऊपर आश्रित होता है। आश्रित क्यों होता है? क्योंकि जो विद्यार्थी होता है उसको टीचर पर ही डिपेंड रहना पड़ता है कि आज टीचर हमें क्या पढ़ाएगा। ये शिक्षक पर निर्भर कर रहा है, तो विद्यार्थी उस पर डिपेंड है, इसीलिए ये आश्रित चर हो गया। तीसरा चर जो होता है पाठ्यक्रम होता है, इसे हम कहते हैं हस्तक्षेप चर। इसके द्वारा ही अब जो पढ़ाना है, जैसे मैं आपको यूनिट 2 पढ़ा रहा हूँ, इसके द्वारा ही तो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं आपस में। आप विद्यार्थी हो, आप मेरे पे डिपेंड हो, चाहे यूट्यूब के जरिए से ही, तो मैं स्वतंत्र चर हूँ, कौन सी यूनिट में पढ़ाऊँ आपको ये मेरे पे डिपेंड है। इसके बाद आप आश्रित हो, मेरे पे डिपेंड हो, यद्यपि हमारा आपका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। और तीसरा जो हमारा हस्तक्षेप चर है, इसके कारण ही हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, आपका और मेरा इंटरेक्शन इसी एलटी के सिलेबस के कारण ही हो रहा है। तो यहाँ सारे युग्म सुमेलित है, आपका आंसर ये डी सही है। अगला प्रश्न है 6, कौन अच्छे शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? तो शिक्षण जो है, अच्छा शिक्षण किसे कहते हैं? अच्छा शिक्षण जब विषय वस्तु पर शिक्षक का पूर्ण अधिकार हो, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। शिक्षक को बाल विकास की जानकारी होनी चाहिए, ये भी कथन सही है। शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग आवश्यक नहीं है, ये कथन गलत है। शिक्षण के लिए कम से कम जो प्रत्यक्ष शिक्षण होता है, जो आमने सामने शिक्षण होता है, ऑफलाइन शिक्षण होता है, क्लासरूम शिक्षण होता है, उसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग होता है, क्योंकि बच्चे के फेस को देखकर टीचर समझ जाता है कि इस बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। तो इस तरह से ये शिक्षण का उपयोग आवश्यक होता है। यहाँ पर आपका लिख रखा है नहीं है, तो ये इसका मतलब गलत हो गया। अगला है अच्छे शिक्षण के लिए कक्ष वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया ही है कि ये होना चाहिए। तो इस तरह से ये तीनों कथन सही है, सी कथन यानी ग कथन गलत है। क्यों गलत है ये भी मैंने आपको बता दिया। इनमें से कौन सी नीति प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति में स्वीकृत नहीं की जाती? प्रभुत्ववादी नीति में नहीं की जाती सम्मिलित। तो ये भी आप देखेंगे तो शिक्षण नीतियां दो भागों में वर्गीकृत की जाती है। एक भाग ध्यान से सुन लेंगे, एक भाग तो इसमें दे रखा है जिसको हम कहते हैं प्रभुत्ववादी। प्रभुत्ववादी ये लिख रखा है, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति है। और दूसरी होती है जनतांत्रिक शिक्षण। तो नाम से पता लग रहा है, प्रभुत्ववादी में तो टीचर का एकाधिकार होता है, टीचर जो चाहे वो करे। ये सब आपके सिलेबस से मैं क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूँ। तो एक तो जनतांत्रिक हो गई, और एक उससे ऊपर मैंने आपको बताई प्रभुत्ववादी। तो प्रभुत्ववादी में क्या क्या शामिल होती हैं, ध्यान से सुन लीजिए। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति में होती है व्याख्या नीति, प्रदर्शन नीति, यहाँ नहीं है ऑप्शन में प्रदर्शन नीति। एक आपका क्या हो गई व्याख्या नीति, एक हो गई प्रदर्शन नीति, और तीसरी हो गई आपका व्यक्तिगत निर्देशन अनुवर्ग नीति। तो आपका जो है तीन इसमें हो गए, जिसको हम ये कहते हैं। इसके अलावा अभिक्रमक अनुदेश नीति, तो तीन तो यहाँ दे ही रखी हैं, और एक आपको बस याद रखनी है प्रदर्शन विधि। व्याख्या विधि दूसरा हो गया आपका व्यक्तिगत निर्देशन अनुवर्ग। व्याख्या विधि में क्या होता है, टीचर व्याख्यान दे देता है, पाठ को भाषण के रूप में पढ़ा देता है, वो व्याख्या नीति होती है। इसके अलावा व्यक्तिगत अनुवर्ग नीति जो होती है, थोड़ा सा समझ लीजिए, जब ये पेपर आप कर रहे हो तो सिर्फ 25 क्वेश्चन मत करो, 100 क्वेश्चन करो। मतलब कैसे हो गया कि हर एक ऑप्शन को अगर हम क्लियरली समझ लेंगे, तो ऑप्शन पर भी कोई हो, ऐसा थोड़ी कि यही क्वेश्चन आएंगे, इन पर आपका अलग से क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो ऑप्शन है, इसीलिए उनको भी समझना जरूरी होता है। खाली पढ़ के आगे बढ़ना, आंसर बता देना, ये टीचिंग नहीं होती। सामूहिक शिक्षण के दोषों को रोकने के लिए शिक्षक क्या करता है, चूंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो सकते हैं, इसीलिए शिक्षक क्या करता है, इसमें वर्ग बना देता है, छोटे छोटे ग्रुप बना देता है और ग्रुप को पढ़ाता है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, शिक्षण अधिक सफल हो जाता है। तीसरा है अभिक्रमित अनुदेशन नीति। अभिक्रमित अनुदेशन नीति जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका पहले तो ये स्किनर और क्राउडर ने इसको खोजा था, स्किनर और क्राउडर ने। आधे घंटे बाद आना।
स्किनर और क्राउडर ने इसे खोजा था। बीएफ स्किनर और नॉर्मन क्राउडर ने इसे खोजा था। एक तो यही प्रश्न इसमें बन सकता है, ध्यान रखेंगे, बीएफ स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर। अब ये कौन सी विधि है जिसमें छात्र अपनी व्यक्तिगत गति से अधिगम करता है, यानी व्यक्तिगत गति से अपनी मर्जी से करता है और साथ ही में परिणामों का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा जो लस बताई प्रदर्शन विधि, तो प्रदर्शन में शिक्षक क्या करता है, मॉडल प्रस्तुत कर देता है। लास्ट बची आपकी मस्तिष्क उद्वेलन नीति। ये मस्तिष्क उद्वेलन नीति जो होती है वो प्रजातांत्रिक में शामिल की जाती है, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति में शामिल नहीं की। तो इस तरह से इसका आंसर भी आपके पास आ गया। 4 प्रकार की आपको जो शिक्षण का वो है नीतियां वो भी पता लग गई, और इसके अलावा ये भी पता लग गया कि शिक्षण नीतियां 2 तरह की होती है, प्रभुत्ववादी और जनतांत्रिक। प्रभुत्ववादी में 4 हो गई, व्याख्या, प्रदर्शन, व्यक्तिगत निर्देशन अनुवर्ग नीति और अभिक्रमित अनुदेश नीति। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। आगे है 3 P's का संबंध किससे है। 3 P's का संबंध है व्याख्या नीति से। अब ये 3 P क्या है, 3 P आपका होते हैं प्रिपरेशन यानी तैयारी, फिर प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण, और पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। तो 3 P जो हैं ये प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड पर्सनैलिटी, ये शिक्षण की व्याख्या नीति से संबंधित होते हैं। तो आपका ये आंसर हो गया। व्याख्या नीति मैंने आपको अभी बताई कि जिसमें टीचर क्या करता है, पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाता है। अगला है कौन सा प्रकार अभिक्रमित अनुदेश नीति का एक प्रकार नहीं है। तो अभिक्रमित अनुदेश नीति के प्रकार होते हैं मोटे तौर पर रेखीय, अवरोही, मैथमेटिक्स, और या आप उसे कह देते हैं अवरोही, अवरोही ये वाला, और इसके अलावा शाखीय। लेकिन व्यक्तिगत अनुवर्ग अनुदेशन ये आप जानते हैं, ये तो व्यक्तिगत कुल एक अलग तरह की नीति है, ये इसमें शामिल नहीं है। अभिक्रमित अनुदेश शिक्षण नीति में शामिल नहीं है, ये तो स्वयं ही अलग एक शिक्षण नीति है, जिसको अभी हमने बताया भी था कि जब आप ग्रुप में बांट देते हैं बच्चों को तो उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत अनुवर्ग अनुदेश। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है। पूछने के बजाय आप बालक से प्रश्न पूछे, बट इसके उल्टा बालक आपसे प्रश्न पूछे तो ज्यादा सीखेगा। ये कथन किसका है, बहुत अच्छा कथन है, यानी बालक से आप प्रश्न ना पूछे, बालक टीचर से प्रश्न पूछे, ये कथन कहा था रूसो। बहुत अच्छा कथन है। इनमें से कौन ह्यूरिस्टिक पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। ह्यूरिस्टिक पद्धति को हम हिंदी में कहते हैं अन्वेषण नीति। अन्वेषण नीति के जनक माने जाते हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक पद्धति के जन्मदाता है। इन्होंने सबसे पहले इसको प्रयोग किया था। इन्होंने इसको प्रयोग किया था, ध्यान रखेंगे, कभी ये भी क्वेश्चन आ जाए विज्ञान विषयों के लिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन प्लीज देखते रहें। विज्ञान विषयों के लिए, किसके लिए, विज्ञान विषयों के लिए। और इन्होंने एक इसमें यह भी आ सकता है ह्यूरिस्टिक शब्द किससे बना है, तो ह्यूरिस्टिक शब्द आपका ह्यूरिस्को शब्द से बना है, जो यूनानी भाषा का है, लैटिन भाषा का है, और इसका अर्थ होता है आई फाउंड आउट फॉर पॉसिबल। इस नीति में बालक को कम से कम बताया जाता है और आपका बालक को अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस नीति को कहते हैं ह्यूरिस्टिक नीति। बालक को पढ़ाया कम जाता है, खोजने के लिए ज्यादा कहा जाता है। विज्ञान के लिए यह प्रयोग होता है। आगे है अगला प्रश्न, फ्लेंडर द्वारा प्रतिपादित 10 प्रवर्ग विधि, 10 वर्ग प्रविधि ये संबंधित होती हैं कक्षा अंतःक्रिया से। तो ये काफी डिटेल में है। फ्लेंडर 10 वर्ग प्रविधि है। ये 3 भागों में बांटी इन्होंने पहले, शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौन या विभ्रांति। कक्षा में जो इंटरेक्शन होता है वो शिक्षक के कथन से होता है, छात्र के कथन से होता है, और कई बार मौन रह के भी आपका संप्रेषण होता है। तो इस तरह से इन 3 को उन्होंने फर्दर बांटा था, तो टोटल हो गए थे 10। तो 10 फ्लेंडर के वर्ग प्रविधि संबंधित है कक्षा अंतःक्रिया से यानी इंटरेक्शन से। ऐसे उपकरण, अगला प्रश्न है, साधन या सामग्री जो शिक्षण को सरल, सहज और बोधगम्य बनाते हैं वो कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM। बहुत सिंपल है।
एलन या रॉयल के अनुसार शिक्षण कौशल कितने प्रकार के हैं? शिक्षण कौशल है आपका कितने प्रकार के, एलन एंड रॉयल के हिसाब से बताना है तो इसका आंसर है 14 प्रकार। एलन एंड रॉयल के अनुसार शिक्षण कौशल होते हैं 14 प्रकार। बहुत ज्यादा है, बताए नहीं जा सकते, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा जाए। इनमें से क्या मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है? मूल्यांकन मतलब कॉपी चेक करना, कोई किसी को भी जांचना, चाहे ओरल तरीके से चाहे लिखित तरीके से, तो नेचुरल सी बात है इसमें विशेष विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और विभेदीकरण भी होना चाहिए, उद्देश्य पूरकता होनी चाहिए। यहाँ आपका उद्देश्यहीनता लिख रखी है, उद्देश्य होना चाहिए, यहाँ लिख रखा है उद्देश्यहीनता, ये ही गलत है। अगला प्रश्न है शिक्षा व की जड़ें कड़वी हैं, ये कड़वी कड़वी, शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल मीठा है, ये किसने कहा था? ये कहा था अरस्तु। किसने कहा था? अरस्तु। तो ये कथन आपका काफी अच्छा है। एक आध कथन पर प्रश्न जरूर आएगा लेकिन अब कौन सा आएगा ये अनुमान लगाना कठिन है। तो शिक्षा पर आधारित आते हैं। वैसे शिक्षा पर आप स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और आर एन टैगोर के कथन पर ज्यादा फोकस कर लें, और आगे जो वीडियो बनाए हैं मैंने उनमें से बहुत सारे कथन हैं, क्या आएगा ये तो कोई नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। कौन सा योग्यता मापने में शामिल है? तो माता पिता की व्यावसायिक स्थिति, ये भी सही है। विद्यार्थियों की रुचि, या थोड़ा सा ये बात आधा है। इसके बाद आपका जो है विद्यार्थियों की रुचि, शिक्षक का अवलोकन, ये सभी आपका आंसर में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है अधिगम तिथि के रूप में, अधिगम जो है वो तिथि के रूप में बाह्य प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा से निम्नतम है। यानी अगर आपका जो है कोई आपको बाह्य तौर पर प्रेरित कर रहा है कि भाई टीचर बन जाओ, और आपका मन नहीं है तो आप कभी नहीं पास हो सकते। आपको क्या चाहिए? आंतरिक प्रेरणा चाहिए, आपके अंदर खुद में विलिंग पावर हो, वो ज्यादा बेहतर होती है बजाय बाहर की प्रेरणा से। तो इस यही कहा था किसने? ये कहा था प्रेसी। किसने कहा था? प्रेसी ने। तो ये प्रेसी का कथन है कि अधिगम विधि के रूप में, ये तिथि नहीं है, अधिगम विधि के रूप में, यानी लर्निंग जो होती है, और लर्निंग जो है वो आपका लर्निंग की प्रोसेस में विधि है ये, आप इसे अधिगम विधि पढ़ें। अधिगम विधि के रूप में यानी लर्निंग के लिए आपको क्या चाहिए? आंतरिक प्रेरणा ज्यादा चाहिए बजाय बाह्य प्रेरणा। तो आपका जो है ये किसने कहा था? प्रेसी ने कहा था। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है, तो माइक्रो टीचिंग आप सब लोगों ने की होगी बीएड में, तो ये शिक्षण का एक लघु रूप होता है। लघु रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपका बहुत थोड़ी छोटी सी क्लास रहती है, तो ये लघु रूप होता है शिक्षण का। इसके बाद हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था की क्या अवस्था होती है? तो हर एक ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है शैशवावस्था को, आप देखेंगे ये बाल विकास से प्रश्न है। तो शैशवावस्था को डिफाइन किया है हरलॉक ने किस रूप में? हरलॉक ने अवस्थाएं बताई हैं 11, और यहाँ विकास की अवस्थाएं बताई 11। उसने जन्म से 2 सप्ताह तक यानी 14 दिनों तक उसको कहा है शैशवावस्था। कुछ लोगों ने 2 से 5 वर्ष का है, कुछ लोगों ने इस तरह से, लेकिन हम हॉरलॉक की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है इनका। अगला लिख रखा है इनमें से किसके अनुसार 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है? तो ये अक्सर आपने सुना होगा किसी को भी कहते हुए कि जितना भी बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो 5 साल तक हो जाता है दिमाग का डेवलपमेंट। तो दिमाग का डेवलपमेंट 5 साल तक हो जाता है, वही लगभग प्रश्न यहाँ है कि किसके अनुसार? तो ये कहा था न्यूमैन ने। न्यूमैन ने कहा था 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है, शरीर तथा मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है। किसने कहा था 5 वर्ष तक की अवस्था ग्रहणशील होती है? न्यूमैन ने। और इसी अवस्था के लिए फ्रायड ने कहा था, फ्रायड ने कहा था कि मनुष्य को जो भी बनना होता है वो 5 वर्ष तक बन जाता है। ये फ्रायड ने कहा था, ध्यान रखिएगा, ये फ्रायड ने कहा था। इसका आंसर न्यूमैन है। और फ्रायड का कथन मैं आपको साथ में फ्री में बता रहा हूँ कि फ्रायड ने कहा था कि जिसको मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वो 4-5 सालों में बन जाता है। और क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने तो कहा था कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? अगला प्रश्न है, बहुत सिंपल है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं।
ये है थार्नडाइक का। इसके बाद शिक्षण चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान का जन्मदाता कौन है? तो शिक्षण स्तर के प्रतिमान होते हैं, इसमें प्रतिमान होते हैं, तो उनका जन्मदाता कौन से वाले का पूछ रहा है? तो पूछ रहा है वो चिंतन स्तर का। तो चिंतन स्तर का जो है वो है आपका हंट। यहाँ थोड़ा सा मतलब प्रिंट में मिस्टेक है, मोरिस पी हंट है ये, मोरिस पी हंट। आप हंट भी याद रख लेंगे तब भी काम चला जाएगा, मोरिस हंट याद रख लेंगे तो भी चला जाएगा। शिक्षण के प्रतिमान होते हैं चिंतन स्तर, उनमें से एक प्रतिमान होता है स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, ये आपने पहले के वीडियो में सुना होगा। अधिगम वृक्क मुख्यतः होते हैं, तो अधिगम वृक्क आपका कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम वृक्क होते हैं 4 प्रकार के, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अधिगम के यानी सीखने के वृक्क 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल रेखी, सीधी तरह, और आपका इस तरह से होता है, एक तो होता है सरल रेखी, और दूसरा आपका होता है उन्नतोत्तर यानी कॉन्वेक्स कर्व, तीसरा होता है कॉनकेव कर्व, और लास्ट होता है कॉम्बिनेशन टाइप। तो टोटल होते हैं 4 टाइप। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पता ही होगा आपको, ये तो बहुत सिंपल है और बीएड वगैरह में आपने जरूर पढ़ा होगा, टीईटी भी पढ़ा होगा तो भी ये। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट वाला। मानसिक आयु 10 वर्ष है, वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? आईक्यू का फार्मूला आप जानते ही हैं, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु। ध्यान रख लेना, मेंटल एज बटे एक्चुअल एज, तो एम ए, इसको ध्यान रखना, एम ऊपर है ए नीचे है, इनटू 100। तो कई बार जब हम पेपर देने जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण होता है वो अलग होता है, यहाँ जो घर में आप कर रहे हो उसका वातावरण अलग है, इसीलिए घर के वातावरण की तुलना, यानी घर में अगर आप सैंपल पेपर भी कर रहे हो उसकी तुलना वहाँ के वातावरण से नहीं की जा सकती, वहाँ बहुत सारी चीज़ें भूल जाती है, इसीलिए ट्रिक्स याद करनी चाहिए, ट्रिक्स से वहाँ चीज़ें याद रहती है। समय समय पर हमने बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं, अगर आप हमारे पुराने वीडियो डिफरेंट वाद, प्रयोजनवाद, ये सब पे भी देखे होंगे और बहुत सारे फिलोसफर पे भी देखे होंगे, तो ट्रिक्स से हमने काफ़ी कुछ बताया है। और इसी तरह से उत्तराखंड की जो जनसंख्या है उसके भी ट्रिक्स बताए हैं, उनको भी आप वीडियो में देख सकते हो। तो एम ए याद रखेंगे, एम ए आपको याद रहेगा, एम पहले है ए नीचे है। मेंटल एज आपका कितनी है? 10 है, और आपका एक्चुअल एज कितनी है? आपका 8 है। तो यहाँ पर आपका इंटू 100 कर दोगे तो आ जाएगा 125, तो आपका आंसर आ जाएगा 125। ये प्रतिभाशाली बच्चा है, इसमें भी पूछा जाता है कि इस आईक्यू वाला बच्चा क्या कहलाएगा, इस लेवल से इस लेवल तक वाला बच्चा क्या कहलाएगा, तो ये भी आपको एक प्रश्न के रूप में रहता है। तो ये पहले करा चुके हैं आईक्यू वाले क्वेश्चंस, तो आप उनमें देख सकते हैं, या ये तो आपको खुद को भी बहुत सारे बुक्स में दिया होता है, तो इसीलिए कोई ऐसा वो नहीं है। बाकी 140 से अधिक प्रतिभाशाली होता है, 121 से लेकर 139 इसकी है, 125 तो ये प्रखर बुद्धि है, प्रतिभाशाली नहीं है। प्रतिभाशाली जो होते हैं वो आपका 140 से ऊपर होते हैं, 121 से 121 से 139 तक प्रखर बुद्धि है, इसके नीचे तीव्र बुद्धि होती है। तो इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कि कौन सा प्रखर बुद्धि है, कौन सा तीव्र बुद्धि। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हुए, इनको हमने एक्सप्लेन किया, 25 के भी 100 बन गए होंगे, और आपका आपको कुछ ना कुछ हेल्प इनसे जरूर मिलेगी। और आपका जो आपका पेपर है एलटी का वो 18 में प्रस्तावित है ही है, नज़दीक आ चुका है, जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम आपका समय खराब नहीं करते, कोई मोटिवेशन हम नहीं देते, एक ही मोटिवेशन होती है, समय पर अपनी तैयारी, अपना सिलेबस पूरा कर लेना। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTC DD।